देखो आज कुछ सवाल हम लोग पढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा है बॉन्ड एंगल के बारे में पता है आपको? बॉन्ड एंगल, तो इसके लिए हमने 11th क्लास में कुछ सवाल देखा होगा तुम प्रश्नांकन वाला टॉपिक में। जैसे सवाल देखो यहाँ बोला है कि H2O H2S, ठीक है, पूछा है इसमें बताए किसका बॉन्ड एंगल सबसे छोटा है। तो जब बॉन्ड एंगल की बात आती है तो यहाँ O है, फिर यहाँ H है, फिर यहाँ H है, यहाँ लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर S है, फिर यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर। तुमसे पूछेगा कि इन दोनों में बताओ किसका बॉन्ड एंगल सबसे छोटा है। जरा सोचो, गेस करो किसका बॉन्ड एंगल तुम्हारा छोटा मिलेगा। एक बार देखो, इस दोनों में प्रश्नकरण सेम है ना, पता है ना, sp3 हो जाएगा सबका, लोन पेयर 2 है तो सबका शेप तुम्हारा होगा सेम। मतलब इसका भी है बेंट शेप, इसका भी तुम्हारा क्या है, बेंट शेप, दोनों का तो शेप सेम है। जब बेंट शेप होता है तो एंगल sp3 प्रसंकरण में एंगल होना चाहिए 109 मिनट। sp3 प्रसंकरण में कितना एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। जबकि जब हमारा उसमें लोन पे आ जाता है तो हमारा एंगल उससे घट जाता है। इस दोनों में हमारा एंगल घटेगा, 109 डिग्री नहीं होगा। बट बताना है कि किसमें सबसे कम होगा, तो सबसे कम वही होगा। जरा देखो O का ईएन ज्यादा है ना, बोलो O का ईएन ज्यादा है। तुम्हें क्या लगता है जब O का ईएन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा। एक और चीज देखो, जब हम ग्रुप में आते हैं, तो जब कहाँ आते हैं बताओ, ग्रुप में आते हैं, तो तुमको ग्रुप में तुमको देखना है साइज, ठीक है। और यदि हम रहते हैं ना एक ही पीरियड में तो वहां देखते हैं हम ईएन। तो यहाँ हमको देखना नहीं है ईएन, बोलो यहाँ में क्या देखना होगा, साइज। क्यों? क्योंकि हम ग्रुप में है ना, OS है। तो बताओ दोनों में किसका आकार बड़ा है, S का बड़ा है। ऊपर से नीचे आते हैं साइज क्या होता है, बढ़ता है। अब तुम जरा बताओ जब इसका साइज ही बड़ा हो गया, जो इससे लगे हुए होंगे एटम, इन दोनों के बीच में गैप कितना हो, ज्यादा होगा। यहाँ गैप, यहाँ चूंकि एटम ही छोटा है तो ये दोनों जो बॉन्ड, ये दोनों जो एटम होंगे कैसे होंगे, हमारे बगल में रहेगा, नजदीक रहेगा। यहाँ जब साइज बड़ा हो गया तो एटम दूर हो जाएगा, और बड़ा होगा साइज, और मेरा बड़ा एंगल हो जाएगा, है ना। तो प्रसंकरण तो रहेगा सेम, लेकिन मेरा एंगल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमें यहाँ क्या कहेंगे बताओ, साइज के फैक्टर को पकड़ करके हम यहाँ बताएंगे इसका आंसर कि सर इसका बॉन्ड एंगल छोटा, इसका बॉन्ड एंगल बड़ा। यदि इसके हम बढ़ेंगे आगे, मान लेते हैं H2S, और मेरे पास आएगा सेलेनियम, मेरे पास आ जाएगा अब H2TE, H2SE आ जाएगा, फिर तुमको आ जाएगा H2O से TPO, फिर तो आ जाएगा टेलुरियम चलाएगा, है ना। पूछेगा इन चारों में किसका बड़ा होगा बॉन्ड एंगल, सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका होगा, तो इसका हो जाएगा, क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा है टेलुरियम का, और यहाँ इसका आकार क्या है, सबसे छोटा है ऑक्सीजन का। जब इसका आकार ही छोटा है तो जो इस पर बनेगा बॉन्ड एंगल तुम्हारा कैसा होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। बोलो वो ठीक है। अच्छा, कुछ तरह के सवाल, इस तरह का सवाल कुछ और भी पहले आ चुका है। जैसे तुमसे एक सवाल क्या पूछता है इसमें, तुमसे क्या पूछा, एक सवाल हमसे पहले पूछ चुका है इस पर, H2O है और बगल में लेना ना तुम H2O, और तुम मान लो NH3, ये तुम खुद से भी कंपेयर कर सकते हो, NH3 H2O। पूछेगा इसमें किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, किसका बॉन्ड एंगल कम। तो आप देखिए कि H2O में आप जिसका ड्रॉ करोगे तो H2O में तुम्हारे पास क्या गो लोन पेयर है, 2 गो लोन पेयर, और बताओ अमोनिया में क्या गो लोन पेयर, एक ही लोन पेयर है। जब एक ही लोन पेयर है जरा बताओ, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो इससे बड़ा कि इससे छोटा। देखो यहाँ पर जो है ना एक ही लोड पे तो धकेलेगा, दबाएगा, और यहाँ क्या होगा, दबा देगा बेसिक। आपको पता है VSEPR थ्योरी पढ़े हैं, 11th क्लास में पढ़े थे VSEPR थ्योरी।
इसमें कहता है कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, फिर इसमें आता है लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से, फिर होता है किसका बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर। तो यहाँ लोन पेयर में रिपल्सन होगा ना, ढकेलेगा, ये चाहेगा हम क्या रहे, दूर दूर रहे, ये चाहेगा नीचे आना, यहाँ इनमें भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये चाहेगा और दूर जाना, लेकिन रिपल्सन कहाँ ज्यादा होता है, तो यहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, फलस्वरूप मेरा बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और यहाँ कम घटेगा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर है ही नहीं, दूगो एक ही लोन पेयर में है, यहाँ होना है लोन पेयर का रिपल्सन किससे, बॉन्ड पेयर से, और फिर यहाँ तो मेरा क्या है, बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर तो यहाँ भी है, तो यहाँ चूंकि लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा हो गया, तो यहाँ क्या होगा, बॉन्ड एंगल हमारा बेसी घटेगा, वहाँ कम घटेगा, तो अमोनिया में बॉन्ड एंगल और ये क्या जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, चलो कुछ और सवाल को देखिए, और इसमें कई सवाल सब आते हैं, अभी हमको ध्यान नहीं है, कॉपी में आएगा सर। तुमसे पूछा है सवाल कि भाई इनमें से संश्लेषित बहुलक और संघनन बहुलक का उदाहरण दीजिए। तो आपको पता है बहुलक के बारे में जरा जानो, बहुलक के बारे में जानते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, एक ऐसा बड़ा कंपाउंड जिसको बोलते हैं बहुलक, कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो है ना बड़ा, एक होता है माइक्रो छोटा, तो यह मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें इनका अनुभार बहुत ज़्यादा होता है, और इनमें पुनरावृत्त इकाइयाँ क्या होती हैं, मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो पुनरावृत्त इकाइयों से मिलकर बना हुआ, वो क्या कहेंगे, उसे बहुलक कहेंगे हम, इनका अनुभार क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बहुलक को कई प्रकार से डिवाइड किया गया है। पहला डिवाइड तुमको क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ संश्लेषण, संश्लेषण के आधार पर। एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक, है ना, और सेकंड तुम्हारा क्या हो जाएगा, संश्लेषित, या इसको संश्लेषण, इसको तुम कह दो प्राप्ति के आधार पर, मतलब हमको एक मिलेगा प्राकृतिक रूप से, एक हम क्या बनाएंगे, खुद से बनाएंगे। ठीक है, सेकंड तुम्हारा होता है संरचना के आधार पर, याद है, एक तुम्हारा होता है लीनियर, एक तुम्हारा होता है ब्रांच, और तुम्हारे क्या होता है क्रॉस लिंक। ठीक है, और तुम्हारा है क्लासिफिकेशन आणविक बल के आधार पर, आणविक बल के आधार पर, ये तुम्हारा 4 तरह का होगा। एक तुम्हारा होगा थर्मोस्टेटिक, एक तुम्हारा होगा थर्मोप्लास्टिक, एक तुम्हारा होगा फाइबर, तो तुम्हारा क्या होगा इलास्टोमर। ठीक है, और फिर तुम्हारा एक चौथा क्लासिफिकेशन है कि वो जो रिपीटिंग इकाइयां है ना, वो कैसे है ना, पुनरावृत्त इकाइयों के आधार पर, पुनरावृत्त इकाइयों के आधार पर। ये बताओ क्या प्रकार का होगा तुम्हारा, 2 प्रकार का, एक हो जाएगा होमोपॉलीमर, और तुम्हारा अगला क्या हो जाएगा, एक तुम्हारा हो जाएगा होमो, एक तुम्हारा क्या हो जाएगा कोपॉलीमर, है ना। कहने पूछेगा भाई, एकदम पूछेगा, पूछेगा, हाँ पूछ सकता है कि जैसे अभी देखो तुझे पूछेगा क्या बताएगा। फिर तुमको एक वो है कि संश्लेषण कैसे बनाएंगे हम, ठीक है, जो है ना उनकी अभिक्रिया बहुलकीकरण के आधार पर। एक तुम्हारा क्या होता है योगशील, योगशील बहुलक, और सेकंड तुम्हारा क्या होता है संघनन बहुलक। लगभग हमने इतना कवर कर लिए, 5 तरीका से हम डिवाइड करते हैं बहुलक को। तो बताओ योगशील क्या है, संघनन क्या है भाई, ऐसा बहुलक जिसमें क्या हो भाई, मतलब एक ही रिपीटिंग इकाइयां होगी, है ना। जैसे तुम्हारा क्या होता है, एग्जाम्पल दें तो पीवीसी है, पैन है, इसमें तुम्हारा कैसा बहुलक है, योगशील बहुलक। इसमें क्या होता है कि एक चेन जो होता है ना, एक कंपाउंड अगले जुड़ करके फिर एक लंबा चेन बनाता है तुम्हारा, कुछ वहां से बाहर वाला नहीं निकलता है। इसमें क्या संघनन में, इसमें 2 बड़े कंपाउंड जुड़ेंगे और छोटा मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकलेगा,
जैसे में कि वाटर हो, अमोनिया हो। इसके बाद एग्जाम्पल क्या बताओ, नाइलॉन 66 सबसे इम्पोर्टेंट है ना तुम्हारा। बेकेलाइट, बेकेलाइट ये सब तुम्हारा क्या है भाई, संघन बहुलक, संघन का एग्जाम्पल है। ये प्राकृतिक पता है, सेलुलोज हो गया हमारा, सेलुलोज है, प्रोटीन है, ये सब तुम्हारा क्या है, प्राकृतिक बहुलक है। ये संश्लेषित में तो बाकी सब हमारा, रबर ले लो, सफेद रबर ले लो, डेक्रान ले लो, ये सब हमारा सब संश्लेषित ना है, सब सिंथेटिक हमारा है। ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर लीनियर, जिसका जैसे हमारा HDP, LDP, पॉली जो है ना पॉलीथीन हमारा सब कैसा लीनियर होता है, ब्रांच है, क्रॉस लिंक है, तो ये सब को हमको मतलब ये सब हमारा क्या क्लासिफिकेशन है। बट हमसे ये पूछा है कि हमसे पूछा है ना कि बताइए संश्लेषित क्या है, उसका देना एक एग्जाम्पल, तो कुछ बोल देंगे, यही हमारा क्या है। पूछेंगे बताइए किसका हमारा पॉलीमर है, इसको बताओ मोनोमर क्या है। इसका मोनोमर देखो हमारा क्या है, इसका मोनोमर है हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और ADP के एसिड। ये ध्यान रखना है कि तुमसे परीक्षा में पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर बताओ ADP के एसिड का। देखो ADP एसिड तो ये होता है, ADP के एसिड संश्लेषित का लिखा है, योगशील और संघनन। हाँ नहीं, ये जो है हमारा कि किस जो बहुलक है उसको कैसे प्राप्त, मतलब हाँ किस अभिक्रिया के माध्यम से वो बनता है, ठीक है। 5 नंबर में इसको कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण के आधार पर। ये तुम्हारा अलग डिवीजन हो गया, बहुलक को कई ढंग से बांटे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया कि बहुलकीकरण के आधार पर बहुलक बांटा गया 2 प्रकार का। तो 2 प्रकार के बहुलक हो गए, एक एकात्मक, एक संघनन होगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुमसे हम तुमको बता रहे थे ना कि नाइलॉन 6 किसका बहुलक है भाई, तो ये हमारा है ADP के एसिड। तो CH2 यहाँ आएगा तो 4 बार, फिर तो आ जाएगा COOH। इसी का नाम क्या है बताओ, ADP के एसिड। और फिर तुम्हारा है हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन, तो तुम्हारा क्या होता है हेक्सामेथिलीन, तो CH2 6 बार, फिर NH2 और फिर NH2, ठीक है। और तुम्हें पता है नाइलॉन 6 में कौन सा लिंकेज पाया जाता है, नाइलॉन 6 को कहा जाता है पॉलीएमाइन। क्या कहते हैं इसको, पॉलीएमाइन। और जितने भी पॉलीएमाइन होंगे ना उनका बनेगा रेशा बनेगा, जैसे जैसे देखा है ना, होता है पैराशूट का रेशा, रस्सी बनता है उसका, कपड़ा बनेगा, नायलॉन कपड़ा बनेगा उसका, ठीक है। जो भी माउंटेनिंग जो पर्वतारोही होते हैं, जो भी सामान का इस्तेमाल करते हैं, उसका हमारा पॉलीएमाइन होता है, ठीक है। पूछेंगे तो बताओ कि बताइए वो बेकेलाइट का बताओ, तो वो किसका मोनोमर बेकेलाइट। बेकेलाइट हमारा है बहुलक फेनॉल का, फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, फेनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। चलो तो बाकी सब तो अच्छा। यहाँ तुमसे एक सवाल यह पूछ सकते हैं, महत्वपूर्ण हमारा है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। पूछेगा बताओ, इसमें अंतर बताओ, किसे कहेंगे थर्मोसेटिंग, किसे कहेंगे थर्मोप्लास्टिक। इसका हिंदी यही है, कोई तो हिंदी कहेंगे, दोनों नाम सेम है, हिंदी से क्या होता है थर्मोसेटिंग। वैसे बहुलक को कहा जाता है थर्मोसेटिंग जिनमें आणविक बल बहुत मजबूत होता है। इनको हम गर्म करेंगे ना तो ये मुलायम नहीं होगा, ये जल जाएगा, ठीक है। इनको हम गर्म करके मुलायम नहीं कर सकते हैं, या यूं समझो कि इनको पिघला करके हम कोई दूसरा आइटम नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो थर्मोप्लास्टिक होंगे वो जरा सा जो है उसमें आणविक बल इसके अपेक्षा क्या होता है तो कम होता है, ठीक। और फिर इसको हम गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगा, और फिर कुछ डिजायर्ड दूसरे एलिमेंट में, दूसरे कंपाउंड, दूसरे सामान में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखा है कभी कचरा नहीं खरीदता है लोग, कबाड़ी वाला प्लास्टिक ले लिया, कुर्सी खरीद लेता है, कुर्सी नहीं देखा बोलते ना कुर्सी हम लोग, तो क्या करता है कुर्सी को घर रखता है, तो भेजता है फिर फैक्ट्री में, उसको गला के फिर से कुछ नहीं हमारे सामान बनाया जाता है उसका। यही कहानी है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग का। तुमसे पूछेगा कि थर्मोसेटिंग बहुलक किसे कहते हैं, तो सारा डेफिनेशन तो लिखवा दिए कॉपी में,
है ना। तो आपको वो सबको एकदम, ये सब महत्वपूर्ण थोड़ा क्वेश्चन है जो परीक्षा में एकदम सटीक टकरा जाएगा, ठीक है। थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, और तुमसे फिर पूछेगा क्या होता है होमोपॉलीमर। तो ऐसे बहुलक जिनमें एक ही प्रकार की इकाइयां पाई जाए, जिनमें पुनरावृत्ति इकाइयां कैसी हो, एक के हो, वो थोड़ा क्या कहलाएगा, होमोपॉलीमर। कुछ एक एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल तो बहुत से एग्जाम्पल दे देंगे हम। प्राकृतिक रबर, सिंथेटिक रबर, है ना, तुम्हारा पीवीसी, पीएन, पॉलीथीन, सब क्या है, होमोपॉलीमर है। कोपॉलीमर बताओ किसे के कोपॉलीमर किसे कहेंगे हम, जिसमें 1 लाख की संख्या दो हाँ, जो जिनमें 1 लाख अलग अलग प्रकार के हों, या जो 1 लाख से मिलकर के बनेंगे। जैसे में कि हमारा ये हो गया नायलॉन 66 और बेकेलाइट। अच्छा बताओ, तो नायलॉन 66 ये है हमारा, नायलॉन 6 किसका, नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है, प्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, बहुत बढ़िया। अच्छा एक ऐसा बहुलक है जो बताओ, जो हमारा ये है, जो बायोडिग्रेडेबल है, नायलोने वाला है, नायलॉन 2 नायलॉन 6 याद किया है उसको। एक तुम्हारा पीएचडी भी है ना, एक तुम्हारा क्या है, नायलॉन 2 नायलॉन 6, ऐसे कुछ नाम है, तुमके भूल भटक गए हम। वो क्या पूछता है, लिनियर नहीं, लीनियर तो खैर आज तक नहीं पूछा है, तुमसे पूछ सकता है कि बहुलक किसे कहते हैं और इसके बेस पर उसे कितने प्रकार से बांटा गया, वो जो है संश्लेष क्या है, वो पूछे। सवाल के एक ही कुछ टाइप रहेगा कि बहुलक किसे कहते हैं, इसके आधार पर कितने भाग में बांटा गया है। जब हमसे इस तरह का सवाल पूछेगा तो हम उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और ऐसे चीजों को एग्जाम्पल भी देंगे हम, तभी हम समझेंगे संतुष्ट हुए आप, ठीक है। ठीक है दीपक कुमार, समझ गया ना तो जरा कहानी। चलो, इसे हमारा बहुलक कथा है। आप सवाल का सवाल हो गया, रिवीजन भी दोबारा हो गया। फिर देखो तुम्हारा नेक्स्ट है कि ये सब तो नहीं बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है, तुम नाम से निकले विन्यास ईसी लिख लेगा ना। कुछ 2-3 वो ईसी है जो बहुत फेमस है, तो तुम खाली एक बार देख लो। क्या एक्सी का नहीं पूछता, और पूछता है थोड़ा से, 1-2 फेमस है, जैसे क्रोमियम है और कॉपर है, ठीक है। क्रोमियम का देखो इसी क्या होता है, ऑर्गन 4s1 3d5, इसका होता है ऑर्गन 4s1 3d10, जबकि इसका होना नहीं था वैसा, क्योंकि अपवाद स्वरूप है ना, इसलिए ऐसा होता है। तो क्या तुम्हारा ही अपवाद है कि भाई ऑर्गन 4s1 3d5 से क्या होगा, ऑर्गन 4s1 3d10, ठीक है। चीजों को तुमको रखना है यार, पूछेगा तुमसे। हाँ एक्सी का भी लिख दिया, एक्सी का तो आसान है ना, पहले मैं कीर्तन देखो तुम्हारा 36 का होगा, 36 होगा। इसका होता है ऑर्गन 4s2 3d10 और तुम्हारा जाएगा 4p6, 36, ठीक है। फिर तो पूछेगा जेनॉन का, जिसका 54 होता है, इसका क्रिप्टन हो जाएगा पहले। जैसे भरे ना क्रिप्टन, तो मेरा 4p भर गया, 4p भरेंगे तो अगला क्या आ जाएगा 5s2 4d10 और फिर तुमको आ जाएगा 5p6। देखो जो 36 और 2 38 और 54 आ गया ना। और कुछ पूछने के लिए उसको रोक थाम है, कुछ पूछ सकता है कि नहीं? हमको ना तैयार होना है, ठीक है बुआ, बता दे इसको। देखो फिर तुमसे पूछना है क्या कि पॉली ऑफ एरोजन, देखो यहाँ तो हम कल देखे भी थे। देखो यहाँ तुमसे पूछा है रोजनमुंड बताओ अपकरण क्या है, रोजनमुंड अपकरण बताओ, रोजनमुंड अपकरण क्या है बताओ। हाँ 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 बताओ। बेंजोइल क्लोराइड को जब पीडी युक्त बेरियम सल्फेट में H2 गैस पैदा करते हैं तो बेंजल बिहारी वापस। रोजनमुंड जो है हमेशा बेंजल के किसी के लिए भी है, बस वो हमारा एसिड क्लोराइड होना चाहिए। वो रिएक्शन किसका है,
एसिड क्लोराइड का है, मीन्स एसिड क्लोराइड से हमको प्राप्ति होगा, सॉरी एसिड क्लोराइड है, यहाँ से मिलेगा हमको एल्डिहाइड। और ये दिया है दोनों, एरोमेटिक भी और एलिफेटिक भी, ठीक है। ये आर रहे चाहे यहाँ ए आर रहे, हमको मिलेगा आर या हमको मिलेगा ए आर, मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड से एरोमेटिक एल्डिहाइड। अच्छा, यही पढ़ने के बाद याद आता है कि तुम्हारे पास हम मान लो एल्डिहाइड दो तरह का है। यहाँ देखो, तुम्हारे पास एल्डिहाइड है दो तरह का, इसको बोलते हैं दुष्ट। यहाँ देखो बाबू, तुमसे पूछा ये एरोमेटिक व एलिफेटिक है ना, पूछेंगे बताओ इस दोनों को हमको जांच करना है। जांच के लिए हम बताओ कौन सा रिएजेंट लेंगे? टॉलेंस लेंगे ना। टॉलेंस रिएजेंट से यहाँ भी रिएक्शन यहाँ भी रिएक्शन, जांच तो नहीं हो पाएगा। फेलिंग लेंगे। फेलिंग जो होता है, फेलिंग के साथ एक दिक्कत क्या है ना कि एरोमेटिक से रिएक्शन नहीं करता, एलिफेटिक से कर लेता है। तो यदि हमको एल्डिहाइड में जांच करना हो तो इसके लिए हम क्या लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, किसका बताओ? फेलिंग का जांच करेंगे, फेलिंग का यूज करेंगे। टॉलेंस का यदि हमको इस्तेमाल करना है, इन दैट केस वी शुड बी टेक एल्डिहाइड एंड कीटोन, उसके लिए वो बेस्ट है। और कभी कभी तो ऐसा होगा नहीं कि वहां पर भी आप नहीं पकड़ पाएंगे। तो जैसे मेरे पास दो कीटोने हैं, वहां करना है जांच, तब ये बहुत बढ़िया, क्या बात देख रहा हुआ। तो ये हमारा जो है एल्डिहाइड में जांच करना है, तो उसके लिए हमको हाइड्रोफॉर्म नहीं, एरोमेटिक एलिफेटिक में फेलिंग, एल्डिहाइड कीटोन में टॉलेंस खूब बढ़िया काम करेगा। मेरे पास कीटोन दुगो मिल गए, जैसे मान लो हमारे पास ये देखो, ये तुम्हारे पास मान लो ये है, तुम्हारे पास मान लो, और हम क्या कहें, मेरे पास मान लो कुछ ऐसा है जो कर ही लेगा फिर से रिएक्शन, और तुमसे कहें कि कुछ ऐसा ले लो ना, ठीक है। तो कीटोन दोनों में दो कीटोन है, कहेंगे बताओ इसमें जांच करना है। वैसे ही सवाल ऐसे नहीं आया था, ये सवाल ऐसे ही आया है। क्वेश्चन ऐसा ही पूछता है नहीं, उसका नाम देकर तुम्हें फिर कहेगा कि 2 पेंटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल जांच अंतर की जांच कीजिए, दोनों में कैसे करेंगे जांच, कौन सा लिखे इसके रिएक्शन लिखे। यहाँ पर आइडोफॉर्म बहुत बेहतर है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन कर लेगा, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है वाला, रिएक्शन वहाँ बनाना पड़ेगा, तो वहाँ लिखेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा। हम बोल देंगे तो थोड़ा हो जाएगा, वहाँ बजाते आप यहाँ लिख करके लिखेगा आइडोफॉर्म का बताओ रीजन क्या होता है, I2NaOH, और यहाँ हीट भी होता है, लिख देंगे सर यहाँ पर अभिक्रिया नहीं होगा, नो रिएक्शन। अब बताना पड़ेगा वहाँ पर कि वो रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अब वो क्या लिखोगे कि सर आइडोफॉर्म रिएक्शन जो होता है वो होता है मिथाइल कीटोन के लिए, मिथाइल कीटोन के लिए होता है वो, और रहे है ही नहीं यहाँ पर तो कहाँ से करेगा, नहीं करेगा। और कौन वजह पूछता है टेस्ट? बहुत सारा टेस्ट है, जैसे देखो आज मतलब कहे ना हम क्यों पूछा है, मतलब एग्जाम में तो आ ही सकता है, एक तो लिख लेते हैं टेस्ट। कल तो रहे मतलब बताऊंगी, परसों बताए थे ना, टेस्ट नहीं बताया, टेस्ट देख लो। टेस्ट के लिए जैसे देखो आप कैसे कहेंगे हम कि हमारे पास मान लो हमारे पास फेनॉल है, फेनॉल है और हमारे पास है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो फेनॉल का जो बताओ रिएक्शन तुमको जो है, सॉरी फेनॉल ये हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया। अब बताओ तुमको इसमें जांच करना है, तो इसका दो तो बहुत महत्वपूर्ण जांच है, दो से कर सकते हैं FeCl3। तो जब FeCl से कराएंगे ना हम, वैसे यहाँ पर आई थिंक एनहाइड्रस होता है FeCl3, एग्जैक्ट अभी बोल रहे हैं हम, बट यही लगता है होता है FeCl3 होता है। तो यहाँ से बनाता है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसका रंग जो होता है वो होता है रेड वायलेट टाइप का,
ठीक है, तो उसमें से वायलेट का VOI VIO है ना, वायलेट रंग का होता है ये, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा और इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसका एक सेकेंड टेस्ट है हमारा, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, है ना। तो इसमें ये नहीं करेगा और ये करेगा, और करेगा वो तो क्या करेगा, एक गैस निकालेगा यहाँ से CO2। तो बताया था कभी कि कोई चीज का जांच, कभी तुमको कोई कंपाउंड का जांच करना हो तो जांच में हम वो रिएक्शन का यूज करेंगे ना जिसमें कोई तरह का हमको कलरफुल कंपाउंड की प्राप्ति हो, कोई हमको गैस निकले, रंग में चेंज, गंध में चेंज, कोई अवक्षेप की प्राप्ति हो। तो ऐसे चीजों को हम क्या करते हैं, टेस्ट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, तो तुमको यहाँ पर एक टेस्ट हमको याद आता है 2,4-DNP टेस्ट, याद है? सॉरी 2,4-DNP, 2,4-6 होता है क्या? 2,4-6-DNP टेस्ट। 6 नहीं होता है, 2,4 ही होता है, 2,4-6 नहीं होता है। ठीक, हमको लगता है ड्राइवर घबरा रहे हैं। 2,4-DNP टेस्ट है ना। बताइए किसके लिए है? इससे कुछ जांच हो जाएगा, ये दोनों के लिए। इससे जो है अल्डिहाइड भी जांच हो जाता है और इससे कीटोन भी। ठीक है, ये वास्तव में किसकी जांच के लिए है? ये जांच के लिए है कार्बोनिल समूह का, कार्बोनाइल समूह की जांच के लिए जो है ना, कीटोन कब रहेगा, यही कीटोन बन जाएगा जब दोनों तरफ मेरा R होगा। तभी कीटोन है, एक तरफ लग गया है तो क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो ये कंपाउंड कैसा भी हो जिसमें Z∠O होगा ना, क्या करेगा वो, ये टेस्ट देगा। ठीक है, तो एक टेस्ट देखा आपने फिनॉल का बेंजोइक एसिड के साथ। इसी में तुमसे हम पूछ लेंगे कि बाबा तुम ये मान लो कि तुम्हारे पास जो है, देखो यार, तुम्हारे पास जो है फॉर्मिक एसिड है और तुम्हारे पास जो है मेथनोइक एसिड है। बताओ तुम इसमें कैसे करेगा जांच? दोनों तो एसिड हो गया। अब हाइड्रोफॉर्म नहीं करता है कभी भी, एसिड हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। इसके लिए हमारा टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस ही देगा, ये नहीं देगा। ठीक है, जब टॉलेंस देगा तो यार तुम्हें क्या मिलेगा, सिल्वर का अवक्षेप प्राप्ति होगी, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। वो है कौन सी है? एसिटिक एसिड है, होगा फॉर्मिक एसिड है। इतना बड़ा हो गया, देगा परीक्षा तो मुझे नहीं याद है। इसका नाम है फॉर्मिक, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, चलो फिर तुमसे यहाँ तुमसे हम ये पूछ ले कि मान लो हमारे पास है अल्कोहल और हमारे पास है एसिड। ठीक, तुमको यहाँ करना है जांच, तो क्या करेंगे आप? इसकी जांच के लिए आप सभी को लेना चाहिए NaHCO3। इससे क्या होगा, एसिड दे देगा। हाँ, तो ये रिएक्शन देगा और यहाँ से क्या निकालेगा, CO2 गैस, और यहाँ तो है ही नहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो निकालेगा कहाँ से? ठीक है, तो इस प्रकार से हम अल्कोहल और एसिड में भी जांच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे FeCl2 दोनों और नहीं नहीं, FeCl3 का इस्तेमाल सिर्फ एरोमेटिक फेनॉल के लिए होना और किसी के लिए नहीं होना। ठीक है, अच्छा, इसी में एक बहुत बढ़िया सवाल है जो बहुत दिन पहले पूछ चुका है, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया है लेकिन किस बार बड़े एग्जाम में आ चुका है। पिक्रिक एसिड तुमको पिक्रिक एसिड दे देगा, आदि देगा तुमको बेंजोइक एसिड। कहेंगे बताओ बाबा इन दोनों में जांच के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो पिक्रिक एसिड नाम में खाली एसिड है, इसमें एसिडिक ग्रुप होता नहीं है। ठीक है, मतलब ये वास्तव में है क्या, तो पिक्रिक एसिड देखो ये होता है, यहाँ है OH, यहाँ है NO2, यहाँ है NO2 और यहाँ है NO2। आपको बेंजोइक तो पता है, बेंजोइक तो क्या होता है, से लगा COOH। बताओ दोनों में कैसे करेंगे जांच? ये फिर से जो रिएक्शन था ना फेनॉल का, उसी से पकड़ लेंगे हम, दोनों में करा देंगे इसी का रिएक्शन, सोडियम बाइकार्बोनेट। बोलो भाई इसका क्या है, कॉमन नाम क्या है?
इसका कॉमन नाम क्या है? दुष्ट प्राणी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट। अरे दुष्ट कहेंगे तो दूसरा बुजुर्ग करेंगे। हम बोले इसका पिकनिक कैसे तो कॉमन। जो हो गया ना पिगड़े किसी तो कॉमन नाम उसका ना है। पूछेंगे इसका मतलब आई पिगड़े मतलब क्या बताएंगे? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। ठीक है, फेनॉल। ठीक है, इतना कहानी पढ़ के आगे। और एक बात रखना ध्यान, तुमसे पूछेगा ना कि सबसे ज्यादा अम्लीय होता है। क्यों? हाँ, पिघले से बहुत अम्लीय होता है। क्यों का जवाब यही है कि यदि इसका हम कंजुगेट बेस बनाएंगे ना, जितना भी और जो कंपाउंड होगा सबसे ज्यादा अस्थाई इसी का कंजुगेट बेस होगा। क्योंकि यहाँ 3 लगा हुआ है Na2 ग्रुप, और Na2 मेरा होता है स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर। यह सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, कंजुगेट बेस कर देगा उसको। एसिड में कुछ होता है जिसमें मेटा या कुछ पे अगर कोई एटम रहता है तो वो सबसे कम हो जाता है। वो मेटा पर हम तब देखते हैं ना, मेटा पर कोई ग्रुप लॉन्च ही हो जाएगा, लग ही जाता है तो उसका प्रभाव ऑब्जर्व नहीं होता है। तो यहाँ पर भी तो है ना भैया। मेटा पर कहाँ लगा होगा? ये तो ऑर्थो है, फिर पैरा है। ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। चलिए अब एक सवाल अब देखो, यहाँ तुम्हारे बात से एक सवाल ये आता है, पूछता है, एक सवाल पूछा है, बेंजोइक एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मेटा रिएक्टिंग होते हैं। मतलब ये जो हमारा बेंजोइक एसिड है, अब इसमें से यदि हमको कोई इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, इसमें से कोई हमको इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, तो ये जो है इलेक्ट्रोफाइल ये कहाँ जाके जुटेगा? इसमें मेटा। अब पूछा है तुमसे क्यों मेटा पे जुड़ता तो है, बट बताना है आपको कि ऐसा क्यों ही होता है, आखिर क्या वजह है कि हम मेटा जाके जोड़ देंगे इसको। जवाब इसका ये है, गूगल पे फॉर बिजनेस में 480 रुपए मिले। तो इसका जवाब ये है कि ये हमारा जो है ना, अब देखो फोन आएगा, ये मतलब क्या हम कर रहे थे अभी, मेटा क्यों जुड़ता है? इसका जवाब देखो ये है कि जो बेंजोइक एसिड में जो ग्रुप है ये करता है क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिंग से खींचता है। ठीक है, जब रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो क्या करता है ना, अपने ऑर्थो और पैरा पर ले आता है प्लस चार्ज। तो इसका जो मेटा स्थान पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो ऑर्थो और पैरा से ज्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाकर जुटेगा? मेटा। मेटा पर। वास्तव में इलेक्ट्रोफाइल मेटा जुड़ने का वजह क्या है? इलेक्ट्रोफाइल वहां जाता है जहाँ घनत्व ज्यादा इलेक्ट्रॉन का। तो इस मेटा स्थान पर जो डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का है वो ऑर्थो और पैरा के रिस्पेक्ट में ज्यादा है, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आएगा तुमको? अब इसी तरीके से तुम्हें सवाल पहले क्या पूछ चुका है, ये हमारा फेनॉल है, और तुम्हारे एग्जाम में सवाल पूछा है कि फेनॉल जो होते हैं ना, ये ऑर्थो और पैरा पर किसी ग्रुप को भेजते हैं। मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मतलब हिंदी में कहेंगे इसको निर्देशक। क्यों है ऐसा? तो इसका जवाब ये है कि सही निर्देशक इसलिए है क्योंकि जो है रेजोनेंस के माध्यम से इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करते हैं, ऑर्थो पैरा पर बढ़ा देते हैं। मेटा की अपेक्षा ऑर्थो और पैरा पर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इंक्रीजेस। दैट्स व्हाई जो आने वाले हमारे इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो कहाँ जाएंगे? ऑर्थो पर, नहीं तो पैरा पर जाएंगे। क्वेश्चन इसका एडिनो का बोल देते थे। हाँ, क्वेश्चन इसका होगा कि बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बेंजोइक एसिड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अभिक्रिया में मेटा निर्देशक होते हैं। मेटा निर्देशक होते हैं। क्यों? ये है बहुत सारा ऑर्थो वाला। ये लिख लो, अब ये सवाल लिख लो। फेनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में
अभिक्रिया में ऑर्थो पैरा निर्देशक होते हैं। ठीक है, खत्म कहानी इसका। और तुमसे सवाल पूछा है, बहुत सारा सवाल पूछा है। इसमें सवाल पूछा है क्या कि भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में आप कैसे जांच करेंगे। लुकास टेस्ट बहुत बढ़िया है, मुझे आता ही है। तुमसे पूछा IUPAC नेम, और हाँ ये बहुत बढ़िया है, तुम जान लो तुमको IUPAC नेम लिखने भी आना चाहिए। तो आप लोग इसका अभ्यास कर लेंगे, 5 मार्क्स का बात है बाबू। हर साल पूछता है। अरे भैया NA ट्रेंड हो गया है चेंज, NA आजकल पूछ लेता है, 5 नंबर में पूछ लेता है किसी। ठीक है, तुमको जो है ये तुम ये भी जान लो कि हैवर विधि और ओस्टवाल विधि से आसान है ही कम से कम नाम लिखना 5 नंबर का। नहीं इतना बड़ा का डायग्राम याद कीजिएगा फिर लिखिएगा हैवर पुरुष से, उससे बढ़िया लिख देंगे इसको। 5 नंबर है, 5 को लिख देंगे नाम। लेकिन नाम खाली अल्कोहल की तो नाम है। कुछ पूछेगा, नाम लिखना कम से कम उससे आसान है ना रे। चलो ये तुम्हारा हो गया। बहुत लेकिन कम सवाल पूछा होगा लिख रे। पूछा है कार्बोलैमिन अभिक्रिया क्या है, कल बताया तुमको थे। जब प्राइमरी जब नहीं, प्राइमरी एलिफैटिक चाहे एरोमेटिक, एलिफैटिक चाहे एरोमेटिक अमाइन क्लोरोफॉर्म, सुनो यहाँ, एलिफैटिक चाहे एरोमेटिक अमाइन क्लोरोफॉर्म के साथ कास्टिक पोटाश की स्थिति में गर्म करेंगे तो हमें एक दुर्गंध युक्त पदार्थ की प्राप्ति होगी। कास्टिक पोटाश मतलब हो गया KOH, अल्कोहलिक KOH के साथ जब गर्म करेंगे। हाँ वही लिखना है। और आप चाहते हैं कुछ ड्रामा करना तो वहाँ लिख दीजिए कास्टिक पोटाश, लगता है कुछ नया बढ़िया चीज लिखा हुआ है ना, उसी का कास्टिक पोटाश नाम होता है। तो सब जब गर्म करते हैं तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ की प्राप्ति होगी, जिसे कहते हैं आइसोसाइनाइड या उसे कहते हैं कार्बोलैमिन रिएक्शन। हम नहीं लिखे, हम दुर्गंध युक्त पदार्थ। अरे भैया तुम जान लो ना कि जैसे हम अपने जवाब को आउटस्टैंडिंग चाहते हैं बनाना, आउटस्टैंडिंग। 10 को कभी चेक किया ना तो हमको लग जाएगा तो कुछ नया लिखा है तो ना, वो 2 नंबर दे देगा बेसी भाई। ठीक है, चलो खैर उसके बाद पूछा है एल्डोल, बताओ क्या है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अल्डोल संघनन जो है वैसे अल्डिहाइड कीटोन जिनमें अल्फा एच मौजूद होता है वही करते हैं, और ये क्षार के प्रेजेंस में कंडेंस हो करके बनाते हैं अल्फा बीटा और संतृप्त जो है ना तुम्हारा ये अल्डिहाइडे बनाता है, अल्डिहाइड कीटोन बनाएगा ये। ठीक है, तो वो अल्फा बीटा और संतृप्त तुमको मिलता है वहां से। ये क्या तो उपस्थित गर्म करते हैं तो दुर्गंध युक्त अल्काइल दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड की प्राप्ति या कार्बोलैमिन की प्राप्ति होगी। काहे नहीं होगा, लिखो ना तुम। ठीक है, चलो